हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गैस एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे सिर्फ खाना ही नहीं बनता बल्कि पावर स्टेशन में एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है। और अभी चल रही है सर्दियाँ, तो यूरोप में सर्दियाँ बहुत कड़ाके की पड़ती है और गैस के ज़रिए वहाँ घरों को गर्म किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि गैस यूरोप के लिए अब एक क्रूशियल मटेरियल है जिसके बिना वहाँ जीवन की कल्पना मुश्किल है। और अब वहाँ पर एनर्जी क्राइसिस चल रही है और ये इतनी ख़तरनाक है कि वहाँ पर कभी भी स्थितियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और इसे हम कजाकिस्तान में हुए लार्ज स्केल के दंगों के रूप में भी देख सकते हैं। तो यूरोप क्राइसिस से जूझ रहा है, लेकिन वो क्या कारण है जिससे यूरोप में गैस का संकट हो गया, और आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। यह है बीबीसी का आर्टिकल हिंदी का। रूस यूक्रेन संकट, रूस से गैस नहीं आई तो ठंड से जम जाएगा यूरोप, हालत इतने ख़राब कैसे हो गए। CNBC, gas prices surge again in Europe, leaving some business owners terrified for the future. Gas price hike for more than 30% stokes home bills fear for Europe. Bloomberg, what would war in Ukraine mean for Europe's energy crisis? 23 जनवरी का आर्टिकल है ये। तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके पीछे की वजहें क्या क्या है। How hard energy starved Europe be hit by potential Russian invasion of Ukraine? It depends on how President Joe Biden react. तो यहाँ पर जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं वो रशिया के इन्वेजन के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन का इन्वेजन करता है तो क्या यूरोप के लिए वो परिस्थितियाँ कैसी होगी। लेकिन रशिया जो कोल्ड वॉर के समय USSR का पार्ट हुआ करता था, उसने कोल्ड वॉर को दरकिनार करते हुए भी यूरोप को गैस की सप्लाई जारी कर दी थी। और अभी तो क्रीमिया को भी हथिया लिया था रशिया ने, लेकिन फिर भी उसने सप्लाई जारी रखी यूरोप की। लेकिन मॉस्को नहीं चाहता है कि उसकी जो रिलायबल सप्लायर की जो इमेज है वो ख़राब हो। Moscow is unlikely to want to risk damaging its reputation as a reliable supplier this time around either. लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रशिया को वार्न कर दिया है, अगर उनके ट्रूप्स यूक्रेन के अंदर दाखिल हुए तो रशिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी इकोनॉमिकली। Here is a look at just what those scenario could be and what they mean for continent that depend on Russia for about a third of its gas. तो यहाँ पर क्या क्या सिनेरियो होंगे, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो यूरोप 1970 के बाद से आज इस समय सबसे ज़्यादा एनर्जी के क्राइसिस से जूझ रहा है और उसके जो गैस स्टॉक पाइल्स है वो बहुत ज़्यादा लो हो चुके हैं, जिससे उनके पास गैस की कमी हो गई है। और पिछले 6 महीनों में जो गैस के प्राइसेस है वो डबल हो गए हैं। और इसके पीछे जो वजह है ना वो रशिया है, क्योंकि रशिया जो है यूक्रेन को इन्वेड करना चाहता है और यूक्रेन के आसपास ही रशिया ने अपने 1 लाख सैनिकों को जमा दिया है। इससे एक फियर बैठ जाता है कि हाँ, रशिया अगर अटैक करेगा तो वहाँ से जो गुजरने वाली जो गैस पाइपलाइंस है उसके ऊपर इफेक्ट होगा। शायद रशिया वहाँ से सप्लाई काट दे, जिससे कि जो यूरोप पहले से ही एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है तो इससे और ज़्यादा जूझ जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यूरोप के ऊपर लग जाएंगे फाइनेंशियल सैंक्शंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे यूरोपियन देश इस बात पर सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो रशिया के गैस के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। अगर यूरोप ने ऐसा कुछ भी किया, फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा दिए, तो उस देश के लिए जो रशिया के गैस के ऊपर डिपेंड है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाएगी। और अगर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगते हैं रशिया के ऊपर तो रशिया स्लैशेस सप्लाई, यानी कि रशिया सप्लाई काट देगा, जिससे कि जो प्राइजेज हैं गैस के यूरोप में जो पहले ही 6 महीने में डबल हो चुके हैं वो कहाँ तक पहुँचेंगे, आप इस बात का खुद से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। और रशिया अगर इन्वेजन करता है यूक्रेन का, तो अभी जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन बनी है वो समंदर के नीचे जो जा रही है पाइपलाइन, जो रशिया से होते हुए जर्मनी जाती है समंदर के अंदर अंदर से, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। शायद वहाँ से जो सप्लाई होती है वो भी रुक जाए। और इस पाइपलाइन के लिए तो बाइडन ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने के भी बारे में भी सोचा है। लेकिन जर्मनी के जो नए चांसलर बने हैं ओलाफ स्कॉल्स, उसने भी ऐसा कहा है कि अगर रशिया यहाँ पर यूक्रेन को इन्वेड करेगा तो सैंक्शंस लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस है वो मोस्टली जाती है वो यूक्रेन की तरफ से जाती है, लेकिन जो नई पाइपलाइन बन रही है टर्क स्ट्रीम, वो तो खैर अभी बनी नहीं है, लेकिन जो नॉर्ड स्ट्रीम है उसका 95% के लगभग काम पूरा हो चुका है। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकली पेंच चल रहे हैं। अगर वो सॉल्व हो जाए तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के ज़रिए जर्मनी में गैस पहुंच जाएगी, जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर सप्लाई बढ़ती है तो उसकी कीमत भी तो कम हो जाएगी। लेकिन इससे एक समस्या भी आ रही है। आपने देखा होगा कि वो जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है वो समंदर के बीच बीच में जा रही है और यूक्रेन को बाईपास कर रही है। तो अगर
सारी की सारी सप्लाई नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के ज़रिए होगी यूरोप को, तो यहाँ पर यूक्रेन का कोई मतलब नहीं रह जाता है, जिससे यूरोप भी अब यूक्रेन के बारे में फ़िक्र करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको तो सप्लाई बाईपास होकर जो बाल्टिक सागर है वहाँ से तो हो रही है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के ज़रिए, तो इनकी जो डिपेंडेंसी है यूक्रेन के ऊपर वो कम हो जाएगी। और इस चीज़ से रशिया बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके बाद जब डिपेंडेंसी यूरोप की यूक्रेन के ऊपर कम हो जाएगी तो रशिया वहाँ से इन्वेड भी कर सकता है, और फिर आ जाएगा फिर वही सैंक्शंस का दौर, फिर वही बात चलेगी। लेकिन फिर भी रशिया जो है एक रिलायबल पार्टनर की जो अपनी इमेज है उसको बदलने नहीं चाहता है। लेकिन जो 40 बिलियन क्यूबिक मीटर का जो गैस है उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट 2024 में ख़त्म हो रहा है। तो अगर 2024 में ख़त्म हो रहा है तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन उससे पहले ही शायद चलनी चाहिए। और यहाँ पर एक और संभावित स्थितियाँ बताई गई है, अगर रशिया अटैक करेगा यूक्रेन पर तो यूक्रेन के अंदर जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है उस पर अगर हमला होगा तो रशिया नॉर्ड स्ट्रीम 2 को प्रमोट करेगा और वहाँ से सप्लाई शुरू कर देगा, क्योंकि यूरोप को तो सप्लाई चाहिए, चाहे वो यूक्रेन के ज़रिए आए या नॉर्ड स्ट्रीम 2 के ज़रिए आए। और अगर हमले के दौरान पाइपलाइन को नुकसान पहुंचता है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो यूरोप को तो गैस मिल जाएगी, उसको तो अपने गैस से मतलब है, तो उसकी डिपेंडेंसी यूक्रेन पर से हट जाएगी। तो कंक्लूजन पर आ जाता है, इन एनी कन्फ्लिक्ट यानी किसी भी झगड़े में देयर इज़ ए रिस्क की इंफ्रास्ट्रक्चर गेट्स डैमेज्ड, यानी कि यहाँ पर जो मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ज़रूर डैमेज होगा, वेदर ऑन पर्पज़ और बाय एक्सीडेंट, या तो किसी इंटेंशन के साथ या फिर किसी एक्सीडेंट के साथ। दैट कुड एंड अप अफेक्टिंग यूरोपियन सप्लाई एंड प्राइसेस फॉर ईयर टू कम, यानी कि अगर ऐसा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, तो यहाँ पर यूरोप की जो सप्लाई है गैस की वो इफ़ेक्ट होगी और प्राइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसको ओवरकम करने के लिए कई साल लग जाएंगे। तो यह है वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।